आज हम एक ऐसी कहानी के तह तक जा रहे हैं जो एक सीधे से सवाल से शुरू होती है। क्या होता है जब किसी अपराध की जांच खुद जांच की कहानी बन जाती है? ये कहानी है कर्नाटक के एक पवित्र तीर्थ स्थल धर्म स्थल की, जहां न्याय की खोज आरोपों और जवाबी आरोपों के एक ऐसे जाल में उलझ गई कि सच और झूठ में फर्क करना ही मुश्किल हो गया। ये एक आप कह सकते हैं क्लासिक केस है जहां सच्चाई कई परतों के नीचे दबी होती है। एक तरफ एक विसल ब्लोअर के सनसनीखेज दावे और दूसरी तरफ एक बहुत शक्तिशाली सम्मानित संस्था, और इन दोनों के बीच फंसा हुआ है सच जिसे ढूंढने की कोशिश की जा रही है। हमारे पास इस मामले पर अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय समाचार रिपोर्टों का एक पूरा बंडल है। हमारा मकसद है कि हम इस पूरे घटनाक्रम को, मतलब जुलाई 2025 में हुए उस चौंकाने वाले खुलासे से लेकर उसके बाद की कानूनी उलझनों तक सिलसिलेवार ढंग से समझें। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इस कहानी की नींव रखी गई एक पूर्व कर्मचारी के उस दावे से जिसने पूरे देश में तहलका मचा दिया था। और ये दावा भी कोई छोटा मोटा नहीं था। उसने आरोप लगाया कि उसे दशकों से मंदिर, शहर, धर्मस्थल के आसपास सैकड़ों शवों को दफनाने के लिए मजबूर किया गया था। सिर्फ पुरुष नहीं बल्कि महिलाएं और बच्चे भी। एक पवित्र स्थान की धरती के नीचे लाशें दबी होने का आरोप, इससे ज्यादा विस्फोटक आप सोचिए कुछ नहीं हो सकता था। ये दावा आया जुलाई 2025 में। ये पूर्व कर्मचारी, जिसे मीडिया में ग्राउंड्स वर्कर या सफाई कर्मचारी बताया गया, उसने बाकायदा एक शिकायत दर्ज कराई। उसने जो बातें बताईं वो बहुत ही डरावनी थीं। उसका कहना था कि कई शवों पर यौन हिंसा के साफ निशान थे। और ये लोग कौन थे? ज्यादातर गरीब लोग जिनकी हत्या करके उन्हें बस चुपचाप दफना दिया गया था। और तो और उसने ये भी दावा किया कि वो उन जगहों की पहचान कर सकता है जहां ये कब्रें थीं। यहाँ ये समझना जरूरी है कि यह खबर जंगल की आग की तरह क्यों फैली। देखिए, धर्मस्थल कोई आम जगह नहीं है। ये कर्नाटक का एक बेहद प्रसिद्ध और सम्मानित तीर्थ स्थल है, जहां हर साल लाखों लोग श्रद्धा से सिर झुकाने आते हैं। ऐसे पवित्र स्थान पर सुनियोजित हत्याओं और सबूत मिटाने के आरोपों ने लोगों की आस्था पर सीधा हमला किया। यही वजह थी कि इस खबर को न सिर्फ देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खूब जगह मिली। लोगों को लिए यकीन करना मुश्किल था कि जिस जगह वे आशीर्वाद लेने जाते हैं वहां ऐसा कुछ हो सकता है। जरा सोचिए उस विसल ब्लोअर के बारे में। अगर वो सच कह रहा था तो उसने अपनी जान जोखिम में डाली थी, और अगर वो झूठ बोल रहा था तो उसने देश की सबसे सम्मानित संस्थाओं में से एक पर कीचड़ उछाला था। दोनों ही सूरतों में दाव बहुत बड़ा था। बिल्कुल। और इन आरोपों की गंभीरता को देखते हुए कर्नाटक सरकार को भी तुरंत हरकत में आना पड़ा। उन्होंने फौरन एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया। विसल ब्लोअर ने करीब 13 जगहों की निशानदेही की और एसआईटी ने फॉरेंसिक टीमों के साथ उन जगहों पर खुदाई का काम शुरू कर दिया। मामले को और पुख्ता बनाने के लिए उस कर्मचारी ने अपने हलफनामे के साथ कुछ कंकाल के अवशेष भी सबूत के तौर पर अधिकारियों को सौंपे थे। तो अब गेंद पूरी तरह से फोरेंसिक एक्सपर्ट्स के पाले में थी। खुदाई शुरू हुई और सबकी नजरें इस बात पर थीं कि जमीन के नीचे से आखिर निकलता क्या है। हाँ, और यहीं से कहानी में पहला आप कह सकते हैं एक मोड़ आता है। जब खुदाई हुई तो नतीजे मिले जुले थे। कुछ जगहों पर जहां उसने कब्रें होने का दावा किया था वहां कुछ नहीं मिला। इससे उसकी कहानी पर थोड़ा शक पैदा हुआ। लेकिन कुछ दूसरी जगहों से इंसानी कंकाल के अवशेष बरामद हुए। कहीं से एक अधूरा कंकाल, कहीं से एक खोपड़ी, तो कहीं से कुछ और हड्डियां। इन सभी को तुरंत फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। तो उन्हें कुछ हड्डियां मिली। अब मेरे जैसे आम इंसान के लिए तो हड्डी का मतलब है कि कोई मरा था, पर एक फोरेंसिक एक्सपर्ट के लिए ये बस एक पहेली की शुरुआत है ना? वो एक हड्डी से क्या क्या पता लगा सकते हैं? बिल्कुल, ये एक पहेली ही है और हड्डी उसका बस पहला टुकड़ा। सबसे पहले तो वो ये देखेंगे कि हड्डी इंसान की है भी या नहीं। फिर डीएनए से लिंक पता करने की कोशिश होगी, और अगर डीएनए अच्छी हालत में है तो पहचान भी हो सकती है। और सबसे जरूरी होती है रेडियोकार्बन डेटिंग, जिससे ये पता चलता है कि हड्डी कितनी पुरानी है। क्या ये 10 साल पुरानी है या 100 साल? इससे विसल ब्लोअर के हालिया हत्याओं के दावे की पुष्टि या खंडन हो सकता है। और आखिर में हड्डियों पर चोट के निशान देखकर मौत का कारण जानने की कोशिश की जाती है। ये एक बहुत लंबी और जटिल प्रक्रिया है। बहुत ज्यादा। और यहीं पे चेन ऑफ कस्टडी का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी हो जाता है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप कोई ऑनलाइन ऑर्डर ट्रैक करते हैं। पैकेट कहाँ से चला, किसके हाथ में गया और आप तक कैसे पहुंचा, हर स्टेप रिकॉर्ड होता है। सबूतों के साथ भी यही होता है। खुदाई की जगह से लेके लैब तक पहुंचने तक हर कदम पर उसकी पूरी लिखा पड़ी होती है कि सबूत किसके पास था और कब था। अगर ये चेन कहीं भी टूटी तो अदालत में उस सबूत की कोई कीमत नहीं रहती।
क्योंकि उस पर छेड़छाड़ का शक हो जाता है। समझ गई। तो एक तरफ फोरेंसिक टीम जमीन खोद रही थी और सबूतों की पहेली सुलझा रही थी, और दूसरी तरफ बाहर समाज में एक अलग ही तूफान खड़ा हो गया था। बिल्कुल। इस मामले ने जनता में भारी आक्रोश पैदा कर दिया था। देश भर में विरोध प्रदर्शन होने लगे, सोशल मीडिया पर हैशटैग चलने लगे। मीडिया में तो दिन रात इसी पर बहस छिड़ी रहती थी। सामाजिक कार्यकर्ताओं और कई राजनीतिक हस्तियों ने भी एक निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की। लोगों का गुस्सा इस बात पर था कि अगर इन आरोपों में जरा भी सच्चाई है तो ये बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं। जाहिर है मंदिर प्रशासन और उनके समर्थक चुप नहीं बैठे होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उनका तर्क था कि ये संस्था की सदियों पुरानी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की एक सोची समझी साजिश है। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे लाखों लोगों की आस्था को ठेस पहुंच रही है। कुछ नेताओं ने तो यहां तक कह दिया कि इन दावों के पीछे कोई राजनीतिक या व्यक्तिगत दुश्मनी हो सकती है। बस ये समझिए कि लोग दो खेमों में बंट गए थे। एक तरफ वो जो मंदिर के साथ थे और दूसरी तरफ वो जो विसल ब्लोअर पर यकीन कर रहे थे। बीच का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। मामला जल्दी अदालतों तक पहुंच गया और प्रेस रिपोर्टिंग पर रोक लगाने को लेकर भी कानूनी लड़ाइयां शुरू हो गईं। तो एक तरफ जनता सड़कों पर थी और दूसरी तरफ फोरेंसिक टीम जमीन खोद रही थी। सबको लगा कि अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, मामला सुलझने के बजाय और उलझता चला गया। यही इस कहानी का सबसे नाटकीय मोड़ है। अगस्त से दिसंबर 2025 के बीच, जब सब ये उम्मीद कर रहे थे कि एसआईटी कोई बड़ा खुलासा करेगी, कहानी 180 डिग्री घूम गई। एसआईटी को शिकायतकर्ता के बयानों और उसके दिए गए सबूतों में ही गंभीर गड़बड़ियां मिलने लगी। एक मिनट, जिस इंसान के दावे पर इतनी बड़ी जांच शुरू हुई, उसे ही शक के घेरे में ले लिया गया। ये तो बहुत से लोगों को एक कवर अप जैसा लग सकता है। क्या एसआईटी के पास इस कदम को सही ठहराने के लिए बहुत मजबूत सबूत थे? आपका सवाल बिल्कुल जायज है और यही सवाल उस वक्त कई लोगों ने उठाया था। लेकिन एसआईटी ने अदालत में जो तर्क दिए वो भी चौंकाने वाले थे। उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक जांच में कुछ ऐसे विरोधाभास मिले हैं जो शिकायतकर्ता की पूरी कहानी पर ही सवाल खड़े करते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण था एक कथित महिला पीड़िता की हड्डी का सैंपल। विसल ब्लोअर ने उसे एक महिला के अवशेष बताकर सौंपा था, लेकिन फॉरेंसिक जांच में पता चला कि वो हड्डी असल में एक पुरुष की थी। अरे, ये तो बहुत बड़ा विरोधाभास है। बहुत बड़ा। इसने शिकायतकर्ता की विश्वसनीयता को गहरा धक्का पहुंचाया। एसआईटी ने अदालत को बताया कि आरोपों के कुछ हिस्से मनगढ़ंत लगते हैं और ऐसा हो सकता है कि कुछ सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई हो या उन्हें कहीं और से लाकर पेश किया गया हो। इस खुलासे के बाद अधिकारियों ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने मुख्य शिकायतकर्ता को झूठी गवाही देने और सबूतों से छेड़छाड़ समेत कई आरोपों में गिरफ्तार कर लिया। मतलब जो हीरो बनने वाला था वो विलेन बन गया। कम से कम जांच की नजर में तो यही हुआ। दिसंबर 2025 तक एसआईटी ने कुछ और लोगों को भी इस कथित झूठी कहानी गढ़ने की साजिश में आरोपी बना दिया। इसके साथ ही कुछ स्थानीय ग्रामीणों और दूसरे गवाहों ने भी सार्वजनिक रूप से सामने आकर शिकायतकर्ता के चरित्र और उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। तो जो मामला एक विसल ब्लोअर के खुलासे के तौर पर शुरू हुआ था, वो अब एक जटिल कानूनी टकराव में बदल चुका था। तो इतने सारे दावों, जवाबी दावों, खुदाई और गिरफ्तारियों के बाद इन सब का क्या मतलब निकलता है? आज की तारीख में हम क्या जानते हैं और क्या नहीं? यही इस मामले की सबसे निराशाजनक बात है। अभी तक कोई भी सार्वजनिक और निर्णायक फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने नहीं आई है जो विसल ब्लोअर के सैकड़ों हालिया हत्याओं के व्यापक दावे की पुष्टि करती हो। जो कुछ कंकाल बरामद हुए हैं उनकी संख्या बहुत सीमित है और उनकी पूरी फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट या तो पूरी नहीं हुई है या सार्वजनिक नहीं की गई है। और कानूनी तौर पर मामला कहाँ है? कानूनी तौर पर मामला पूरी तरह से उलझा हुआ है। एक तरफ विसल ब्लोअर और उसके साथी धोखाधड़ी और साजिश के आरोपी हैं। दूसरी तरफ कुछ सामाजिक कार्यकर्ता और कुछ परिवार अभी भी ये कह रहे हैं कि मूल आरोपों की जांच अधूरी है और उसे आगे बढ़ाना चाहिए। कहानी के कई पहलू अदालत और सार्वजनिक रिकॉर्ड में विवादित हैं। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, ये तय करना लगभग नामुमकिन हो गया है। मीडिया ने भी तो इसमें एक बड़ा रोल निभाया होगा। बिल्कुल। अलग अलग मीडिया संस्थानों ने भी इसे अलग अलग नजरिए से कवर किया। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इस केस को भारत में महिलाओं के लापता होने और कथित दुर्व्यवहार के बड़े ऐतिहासिक संदर्भ में रखकर देखा, जबकि घरेलू प्रेस ने खुदाई, एसआईटी के बयानों और गिरफ्तारियों पर दिन प्रतिदिन के अपडेट दिए। कुछ स्थानीय रिपोर्टों में तो शुरू से ही विसल ब्लोअर की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए थे। तो जो खबर आप पढ़ रहे थे वो इस पर निर्भर करता था कि आप उसे कहाँ पढ़ रहे हैं। तो हमने देखा कि कैसे एक चौंकाने वाले आरोप ने एक बड़ी जांच को जन्म दिया और फिर ये कहानी पूरी तरह से पलट गई
जहां आरोप लगाने वाला खुद ही आरोपी बन गया। ये वाकई एक ऐसा मामला है जहां कथित तौर पर और दावा किया गया जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तक कुछ भी निर्णायक रूप से साबित नहीं हुआ है। सच अभी भी परतों के नीचे कहीं दबा हुआ है। ये मामला ये भी दिखाता है कि पुराने और ठंडे पड़ चुके अपराधों की जांच करना कितना मुश्किल हो सकता है, खासकर जब इसमें शक्तिशाली संस्थाएं शामिल हों। ये विश्वास, सबूत और कानूनी प्रक्रिया के बीच के टकराव की एक बहुत ही जटिल कहानी है। एक तरफ जनता की भावनाएं हैं जो तुरंत न्याय चाहती हैं, और दूसरी तरफ फोरेंसिक सबूतों की ठोस जरूरत है जिसमें वक्त लगता है और जो हमेशा निर्णायक नहीं होते। इस मामले से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि आज के दौर में सच्चाई की लड़ाई सबूतों से ज्यादा नैरेटिव यानी कहानी से लड़ी जाती है। एक तरफ विसल ब्लोअर का नैरेटिव था, कमजोरों के लिए न्याय। दूसरी तरफ संस्था का नैरेटिव था, आस्था पर हमला। जैसे ही एक नैरेटिव फोरेंसिक विरोधाभासों की वजह से कमजोर पड़ा, पूरी कहानी पलट गई, भले ही जमीनी सच्चाई अभी भी कहीं बीच में ही क्यों ना हो। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, और यहीं पे मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगा। ये मामला मृतकों के लिए न्याय खोजने के दावे से शुरू हुआ था, लेकिन अब ये इस कानूनी लड़ाई में बदल गया है कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसे मामले में जहां इतने सारे विरोधाभासी दावे हों और फोरेंसिक सबूत भी विवादित हों, वहां समाज को अंततः शांति या न्याय कैसे मिलता है? और तब क्या होता है जब किसी अपराध की जांच खुद जांच की कहानी बन जाती है?